ठीक है, तो फांसीवाद की हम लोग डेफिनेशन लास्ट वीडियो में देख चुके थे। फांसीवाद एक प्रकार का टोटलिटेरियनिज्म से मिलता हुआ सर्वाधिकारवाद से संबंधित एक विचारधारा है, ठीक है, और जिसका जो उद्भव है वो इटली में हुआ, बाद में जर्मनी और अन्य देशों में फैला। तो फासिज्म के अन्य कई रूप हैं, जैसे जो टोटलिटेरियनिज्म है उसके कई रूपों में से एक है फासिज्म। फासिज्म इसको कहाँ कहा जाता है? इटली में। और इटली में इस विचारधारा के जन्मदाता कौन है? बेनिटो मुसोलिनी। जर्मनी में इसको नाजिज्म कहा जाता है, उसके फाउंडर है एडोल्फ हिटलर। स्पेन में इसको फैलेंज कहा जाता है, FALANG, फैलेंज, और इसके फाउंडर है फ्रैंको। जापान में इसको बोला जाता है तोजोइज्म, और इसके फाउंडर है तोजो और हिरोहितो। ये डिक्टेटर थे, वहां पर मोनार्क थे। अर्जेंटीना में रॉबर्टो मारिया ने फासिज्म को डेवलप किया। इसके अलावा पोलैंड में, बुल्गारिया में, रोमानिया में और सेंट्रल एशिया के कुछ देशों में फासिज्म का ग्रोथ हुआ, ठीक है। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ फासिज्म का लगभग समापन हो गया, और चुटपुट रूप से आज दुनिया में इसकी विचारधारा कुछ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये रह नहीं गया है। कॉज ऑफ ओरिजिन, फासिज्म का ओरिजिन कब हुआ? स्वाभाविक बात है, ये एक टोटलिटेरियनिज्म से मिलता जुलता एक संकल्पना है, और ऐसा तभी होता है और उन्हीं जगहों में होता है जिन राज्यों में, जिन देशों में व्यापक अव्यवस्था फैली हो और उसको कंट्रोल करने वाली कोई अथॉरिटी एब्सेंट ना हो। यानी एक तो पावर वैक्यूम हो उस जगह पे, दूसरी वहां जो सिस्टम है वो काफी उलझा हुआ, काफी खराब हो चुका है, और उसको कंट्रोल करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसे समय में लोगों की भावनाओं को जगाकर इस प्रकार की विचारधाराएं सामने आती है, ठीक है। तो क्या क्या परिस्थितियां थी उस समय और क्यों यह अस्तित्व में आया? इटली एंड जर्मनी लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस। यूरोप में जर्मनी और इटली जो है एक समय बड़े शक्तिशाली देश हुआ करते थे, और प्राचीन काल में तो इटली एक बहुत बड़ा व्यापारिक देश था, जिसमें से उसकी जो जिनेवा और वेनिस, ऐसे रोम बड़े महत्वपूर्ण शहर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी भी था, सेंटर ऑफ ट्रेड भी था, तो काफी संपन्न थे ये देश। लेकिन समय मध्यकाल में इटली और जर्मनी पिछड़ते गए, ब्रिटेन और फ्रांस आगे बढ़ते गए। ये भावना इन्हें अंदर अंदर कचोटती रही कि हम एक सुपीरियर कंट्री हैं, हम बड़े बड़े सिविलाइजेशन के फाउंडर्स कंट्री हैं, हमारे कल्चर बड़े महान हैं, हम लोग बड़े महान हैं, और हम कैसे पीछे रह गए, ये कैसे आगे निकल गए। तो एक बदले की भावना इनके मन में थी, और ये पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए और इन फ्रांस और ब्रिटेन से बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ ताक में थे। दूसरा, ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। ऐसा भी कहा जाता है कि ईस्ट के यूरोप में, पोलैंड, बुल्गारिया, यूक्रेन इत्यादि देशों में 1917 के बाद कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैलने लगा। जब बोल्शेविक क्रांति हुई रशिया में, उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में साम्यवाद बहुत तेजी से फैलने लगा, और साम्यवाद की इस तेजी से फैलने के कारण पूंजीवादी देशों को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यूरोप में जगह जगह पर पूंजीवाद का विकास हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि जानबूझ करके कुछ पूंजीपतियों की मदद से इस प्रकार की विचारधारा को जन्म दिया गया, ताकि जो साम्यवाद का प्रसार है यूरोप में उसको रोका जा सके। तीसरा था पास्ट कल्चरल अफेक्शन। इटली, जर्मनी जैसे देश अपने पास्ट से जुड़े हुए थे, और वो पास्ट की ग्लोरी को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे, और लोगों के बीच में जाकर के ये दावे करते थे कि यदि हमें अवसर मिला सत्ता में आने का, तो हम इटली को, जर्मनी को एक बार फिर से महान बनाएंगे, और ये जो इस प्रकार की अव्यवस्था भी फैली हुई है उसको दूर करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल, या वर्साइल, वर्साई की संधि हिंदी में कहते हैं, वर्साइल की संधि अंग्रेजी में कहते हैं। ये ट्रीटी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध में 3 देश एक तरफ से, समझ लीजिए आप, ठीक है, जर्मनी, पोलैंड, ऐसे कुछ देश जो आज के टोटलिटेरियन कंट्री हैं, ये एक तरफ थे, इनको बोला जाता था एलाइड कंट्रीज, और एक थे जिनको बोलते थे सेंट्रल कंट्रीज, जिसमें रसिया और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे देश थे, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ाई हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली उस समय अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर कर रहे हैं, सेंट्रल पावर का पार्ट था इटली, ठीक है। जापान भी सेंट्रल पावर के साथ में था, स्पेन भी सेंट्रल पावर के साथ में था। लेकिन अगेंस्ट में कौन थे? अगेंस्ट में टर्की था, अगेंस्ट में पोलैंड था, अगेंस्ट में जर्मनी थे, इनके खिलाफ युद्ध हुआ। इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, और जब जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी पर वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, विजेता देशों ने थोपा। ये संधि जर्मनी के लिए इतनी अपमानजनक थी कि जर्मनी का जो राज्य क्षेत्र है उसको बहुत कम कर दिया गया। जर्मनी ने अपने जो कॉलोनीज बनाए थे नॉर्दर्न अमेरिका की कंट्रीज में, और यहाँ वहां वो सारे इससे छीन लिए गए। इसकी सेना की स्ट्रेंथ बहुत कम कर दी गई। कुल मिलाकर के जर्मनी से बहुत ज्यादा पैसा भी लिया गया युद्ध करवाने के लिए, कि आप ही के कारण युद्ध हुआ है, आपको इतना हर्जाना देना पड़ेगा। कुल मिलाकर जर्मनी के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था, बहुत नेशनल शेम का विषय था वर्साई की ट्रीटी।
लेकिन जर्मनी के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, उसको केवल और केवल ये मानना ही पड़ा। ठीक है, तो जर्मनी ताक में बैठा था कि मुझे बदला लेना है इन पूंजीपतियों देशों से। इसके अलावा इटली, जापान और स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर के लड़े थे और इनसे कहा गया था कि जब हम युद्ध जीतेंगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो इटली, स्पेन, जापान को जितना एक्सपेक्टेड इन्होंने किया था युद्ध जीतने के बाद इनको मिलेगा, इनको थोड़ा मोड़ा कुछ दे दिया गया ब्रिटेन और अमेरिका के जैसे देशों के द्वारा। इसलिए इटली, जापान, स्पेन भी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये भी बदला लेने के लिए आतुर थे। ठीक, तो जापान, जर्मनी, इटली अचीव्ड नथिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में 1929 और 1933 के बीच में एक बहुत भयानक ग्लोबल क्राइसिस हुआ जिसको ग्रेट फाइनेंशियल डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और जब ये इस प्रकार का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होगी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी, पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, वहां पर समय समय पर जो है स्ट्राइक होते रहेंगे, हिंसा होगी, फूड क्राइसिस होगा। ये तमाम विकृत परिस्थितियां जब पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी तो ये तमाम परिस्थितियां इटली और जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में भी थी और वहां की जनता एकदम आतुर थी कि कुछ कोई ऐसा सामने से आए जो हमको लीड करे और हमसे कुछ बड़ा करने की आशा करे, हम उसका साथ दें और ये पूरी अराजकता वाली जो सिस्टम है उसको हम एक बार फिर से रीस्टोर कर सकें। और ऐसे ही जब आदमी को कुछ नहीं सूझता, आदमी परेशान होता है, हताश होता है, बीमार होता है, आर्थिक परेशानियों में घिरा होता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, ऐसे समय में अगर उसको कोई बहला दे तो वो आसानी से बहल जाता है। यही काम इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने किया। ठीक है, चलिए, लो बेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, याद रखिए ये जो फासिज्म जैसी गंभीर विचारधाराएं हैं इनका जन्म ही वहां होता है जहां डेमोक्रेसी की जड़ें कमजोर हो, पूंजीवाद की जड़ें कमजोर हो, क्योंकि जहां पूंजीवाद होता है वहां डेमोक्रेसी भी होता है। ठीक है, तो जब डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म कमजोर होता है तभी इतनी अराजकता फैलती है, इतनी इनऑर्डरनेस आ जाती है। ठीक है, अदरवाइज वहां सुव्यवस्था होती है, ऑर्डर होती है और इस प्रकार की जो नेगेटिव चीजें हैं वो अपनी जड़ें वहां पर नहीं जमा पाती। ठीक, चलिए, इसके अलावा वहां पर जनरल सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, वही बताया कि लोगों के बीच में क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा था, डिसइल्यूजनमेंट था, लॉस, भयानक नुकसान, देश को भी नुकसान, व्यक्तियों को भी नुकसान, युद्ध के बाद ऑलरेडी स्थिति बहुत खराब थी। एंड अनईजीनेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आदमी कंफर्टेबल नहीं था, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ था। ठीक है, पथ भ्रष्ट था इंसान, उसको कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और ऐसे समय में मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोग आते हैं, लोगों को हसीन ख्वाब दिखाते हैं, उनके प्रति अपना देश को महान बनाने के सपने दिखाते हैं और आगे चल करके फासिज्म, नाजिज्म जैसे जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा है वो पनपने लग जाते हैं। तो ये किन परिस्थितियों में फासिज्म आया हमने ये समझ लिया। फीचर्स में बाकी वो सारे फीचर्स रहेंगे जो इसके पहले हम लोगों ने सर्वाधिकारवाद में पढ़ लिया है। ठीक है, 22 फीचर्स वो पूरे के पूरे रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंबोलिज्म, नाजीवाद, फासीवाद ने अपने आप को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े सिंबल बनाए, जैसे मिलिट्री यूनिफॉर्म, जैसे मुसोलिनी की जो मिलिट्री थी उसको कहा जाता था ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते थे। हिटलर की जो मिलिट्री थी उसको बोला जाता था ब्राउन शर्ट्स, स्पेन में जो मिलिट्री थी उसको बोला जाता था ब्लू शर्ट्स। तो इस प्रकार के मिलिट्री यूनिफॉर्म में सिंबल के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश किया जाता था कि वी आर सुपीरियर। स्वास्तिक ऑफ नाजीज, नाजियों ने जो हिटलर की पार्टी उसके झंडे में स्वास्तिक का चिन्ह बना था। इसके अलावा ईगल क्लचिंग, ईगल अपने पंजों पे कुछ चीज को पकड़ा हुआ है, मैं सिंबल आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये सिंबल के माध्यम से अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात, ये जो इसकी दूसरी फीचर है कैपिटलिज्म विदाउट लिबरल डेमोक्रेसी। जो फासिज्म है वो कैपिटलिज्म को दबाता नहीं है, कैपिटलिज्म के कुछ सिद्धांतों का विरोध करता है, लेकिन अल्टीमेटली कैपिटलिज्म को खुद बढ़ाता है। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि जहां कैपिटलिज्म होगा वहां लिबरल डेमोक्रेसी होगी। लेकिन ये एक ऐसी उटपटांग थ्योरी है जिसमें कैपिटलिज्म तो है लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी माने लिबर्टी और लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें, रैशनैलिटी, ये सब यहाँ पर नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन, अपने आप में फासिज्म एक कॉन्ट्राडिक्टरी विचार है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे? कहीं कहीं ये सोशलिज्म की बात करता है लेकिन सोशलिज्म को नहीं मानता, ये लिबरलिज्म की बात करता है लेकिन लिबरलिज्म को नहीं मानता, स्टेट की बात करता है लेकिन स्टेट को नहीं मानता, आइडियोलॉजी की बात करता है लेकिन आइडियोलॉजी को नहीं मानता। तो ये अपने आप में इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये उसका एक फीचर है। अपोजेस ऑल अदर आइडियोलॉजीज, सारे आइडियोलॉजी को सिरे से नकार करता है, कहता कोई आइडियोलॉजी हम मानते ही नहीं, हमारी आइडियोलॉजी बेस्ट है। लेकिन इसने खुद बहुत सारे आइडियोलॉजी से चीजों को बोरो किया है। ठीक है, तो अगर आइडियोलॉजी खराब होते हैं तो आपने उनको क्यों बोरो किया? यही सब कॉन्ट्राडिक्शंस है।
ऑल वैल्यूज शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम स्टेट अगेंस्ट विच इंडिविजुअल्स हैज नो राइट्स। इनका मानना यह है कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य से ही सारी सत्ता, सारी शक्ति, पावर, स्वतंत्रता, समानता जो कुछ भी निकलेगा राज्य से निकलेगा और व्यक्ति को राज्य के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है। ट्रू लिबर्टी इज फाउंड ओनली अंडर सब्जुगेशन ऑफ द स्टेट। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर दे राज्य के अंडर में। राज्य के खिलाफ कोई सवाल नहीं, राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं, राज्य के प्रति कोई प्रश्न उसके मन में नहीं होना चाहिए। अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, ये जो फासिज्म में जो रूलर बैठे हुए हैं, जनता उनके बातों को बिना किसी प्रकार के प्रश्न पूछे हुए बस उनका मानना ही उनका धर्म है। कोई क्वेश्चन करना, कोई किसी प्रकार की कोई बात विवाद करना, ये सब वहां पर अलाउड नहीं होता। ऑर्गेनिक स्टेट, ये मानते हैं कि राज्य एक ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है मैं पहले पढ़ चुका हूं, पहले आपको बता दूं, ठीक है। जैसे शरीर में, मानव का शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनता है और शरीर से यदि उस अंग को निकाल दो तो उस अंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। उस अंग का तभी इंपॉर्टेंस जब उस शरीर के अंदर है। यही ये कहते हैं कि व्यक्ति अंग है और स्टेट शरीर। तो स्टेट नामक शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स यानी इंडिविजुअल भरे पड़े हैं और वो इंडिविजुअल जैसे ही स्टेट से बाहर हुआ उसको कोई महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार से ये स्टेट को महान बताते हैं और इंडिविजुअल को किसी प्रकार का कोई अधिकार, जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी ये सब कुछ नहीं देते, ठीक है। ड्राइविंग फोर्सेस, ये अपने सिद्धांत को आगे कैसे बढ़ाते हैं, इनके कार्य करने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो क्या है? फेथ, इमोशन एंड मिथ। फेथ माने लोगों के विश्वास पर चोट करो, लोगों के विश्वास पर पकड़ो। कोई धर्म नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई रैशनैलिटी नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। लोगों की फेथ के आधार पर ये शासन करते हैं। इमोशन, उनके इमोशन पर कंट्रोल करके शासन करते हैं। और मिथ, मिथ यानी प्रोपेगेंडा, झूठ, बार बार झूठ बोल करके अपना काम चलाते हैं। यही इनका ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है डेमोगॉग, DEMOGAUG, डेमोगॉग। डेमोगॉग का मतलब जहां पर नेता अपने शासितों पर लॉजिक, रैशनैलिटी या साइंस के आधार पर बेतुके बातें करके इमोशन को ले आएंगे बीच में, फेथ को ले आएंगे, मिथ, झूठ को ले आएंगे और इस तरीके से अपने शासन का आधार बनाते हैं। इस सिद्धांत को डेमोगॉग कहा जाता है, ठीक है, ये आपको समझना। अच्छा, ये कहते हैं सब एक ही है, नेशन ही सोसाइटी है, सोसाइटी ही स्टेट है, स्टेट ही पार्टी और पार्टी ही लीडर है। इसका क्रम देखिए। कहते हैं देश क्या है? देश वही है जो सोसाइटी है, सोसाइटी वही है जो स्टेट है, स्टेट का मतलब पार्टी, पार्टी का मतलब लीडर। यानी अल्टीमेटली बात करा जाएगी, एक लीडर जो कुछ कहेगा, लीडर ही पार्टी है, वही स्टेट है, वही सोसाइटी है, वही नेशन है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। यही तो टोटलिटेरियनिज्म कहलाया जाता है, ठीक है। वन नेशन वन लीडर, ये हिटलर का नारा है। एक देश में एक ही नेता, यानी दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा कोई मेरे इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता, उसको कुचल दिया जाए, उसको मार दिया जाए। तो ये तमाम उसके फीचर है, ठीक है। इनमें जिन्होंने फासिज्म नाजिज्म को चलाया, इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। मीन काम्प, मीन काम्प हिटलर की बायोग्राफी है, ठीक है। बड़े अच्छे विचार उन्होंने अपने दिए हैं उसमें। तो मीन काम्प जर्मन भाषा का है, ठीक है। तो ये किताब आपको नाम याद रखना, बहुत फेमस किताब है। दूसरी इंपॉर्टेंट किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फासिज्म, जिसको लिखा है मुसोलिनी ने। और तीसरी महत्वपूर्ण किताब है फासिज्म को जानने समझने के लिए, थ्री फेसेस ऑफ फासिज्म, जिसको ई नोटल नामक एक व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है। अब फासिज्म की मीनिंग क्या है, वास्तव में इस टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फासिज्म जो है एक लैटिन टर्म है, यह रोमन टर्म है, जिसका मतलब होता है बंडल ऑफ रॉड्स। विभिन्न प्रकार के रॉड, ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो समूह में एकत्रित हैं और उनके बीच में एक एक्स, कुल्हाड़ी फंसी हुई है, ठीक है। बंडल विद अ रेड कॉर्ड राउंड एन एक्स। तो लकड़ियों का गट्ठर जिसके बीच में एक कुल्हाड़ी फंसी हुई है, ये मतलब होता है फासिज्म टर्म का। ये उन्होंने अपना सिंबल बनाया, जैसे केजरीवाल जी ने अपना आम आदमी पार्टी का सिंबल बनाया ये झाड़ू, उसी प्रकार उन्होंने अपनी फासिस्ट पार्टी का जो सिंबल है वो बनाया था, ये एक लकड़ी का गट्ठर जिसमें कुल्हाड़ी फंसी हुई है। ये इंडिकेट क्या करता है? जैसे झाड़ू इंडिकेट करता है आम आदमी को, उसी प्रकार ये क्या इंडिकेट करता है? सिग्नलिंग यूनिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड कलेक्टिव पावर। यानी ये एकता को दर्शाता है कि भाई एक टुकड़ा है तो उसको तोड़ा जा सकता है, लकड़ी का पूरा गट्ठर है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। तो यूनिटी, पब्लिक पावर, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है कि पब्लिक का क्या पावर है, पब्लिक के नाम पे ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और कलेक्टिव पावर, तो ये उसका मतलब है, ठीक। स्टेट में फासिजवाद से संबंधित, फासिज्म संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं। जैसे पहला, फासिज्म इज अ रिलीजन। जहां जहां एम लिखा है मैंने मुसोलिनी कह रहा है, मुसोलिनी क्या कह रहे हैं? फासिज्म इज अ रिलीजन, फासीवाद एक धर्म है, ठीक है। ये लोग धर्म का भी बड़ा उपयोग करते हैं
क्योंकि धर्म ही एक कमजोर कड़ी है जिसमें व्यक्ति को मूर्ख और अंधविश्वासी बना करके अपना काम चला लेते हैं। तो ये कहते हैं फांसीवाद कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, एक धर्म है, और जो इसको नहीं मानेगा वो विधर्मी है, ठीक है, और फिर हम उसको धर्म सिखाएंगे या फिर उसका हम इस संसार से उसको रवाना कर देंगे। दूसरा, ये वॉर को बड़ा महत्व देते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये कहते हैं वॉर इज मेन व्हाट मैटरनिटी फॉर अ विमेन, बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है ये कहते हैं पुरुष के लिए युद्ध का वही महत्व है जो एक महिला के लिए मातृत्व का, यानी एक महिला का सबसे जीवन में सबसे बड़ा सपना क्या है, मां बनना, इसी को मातृत्व कहते हैं। तो जिस प्रकार महिला के लिए मां बनना जो महत्व का है, वही महत्व पुरुष के लिए जीवन भर युद्ध लड़ना। अगर कोई पुरुष युद्ध नहीं लड़ा तो समझ लो वैसा ही है जैसे किसी महिला ने बच्चों को जन्म नहीं दिया, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कंपैरिजन किया, इससे वो युद्ध के महत्व को बताते हैं। तीसरी बात, ऑल विद इन द स्टेट, सब कुछ राज्य के भीतर है, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर कुछ भी नहीं है, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, यानी स्टेट ही पावरफुल है। और स्टेट का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि स्टेट का मतलब पार्टी, पार्टी का मतलब लीडर, एक ही व्यक्ति सब कुछ, ठीक है। चौथी इनकी बड़ी, अच्छा ये तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाले एमएमएम लिखा है, यानी मुसोलिनी भाई साहब कह रहे हैं इटली के। चौथी बात है व्हाई नेशनलाइज इंडस्ट्री व्हेन यू कैन नेशनलाइज पीपल। अभी आपको ये भी याद रखना है कि फासिज्म में या टोटलिटेरियनिज्म में इकोनॉमिक्स हो, रिलीजन हो, पॉलिटी हो, सब कुछ एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है, ठीक है। तो साम्यवाद की तरह, कम्युनिज्म की तरह यहां भी इकोनॉमी में जो कंट्रोल होता है वो इंडिविजुअल्स का नहीं होता बल्कि पब्लिक का, सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो फासिज्म एक स्टेटमेंट देता है व्हाई नेशनलाइज इंडस्ट्री। हिटलर कहते हैं उद्योगों को नेशनलाइज क्यों करें, उद्योगों को अपने मन का करने दो, हम तो लोगों को नेशनलाइज कर चुके हैं ना, हमने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की इतनी फीलिंग भर दी है कि ना कोई लूटेगा ना कोई लूटने देगा, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन तो तब किया जाता है जब कहीं पर अत्याचार हो रहा हो, उसको दूर करना हो। जब सबके अंदर नेशनलिज्म, कट्टर नेशनलिज्म की भावना आ गई तो सारी समस्या का हल निकल गया, ठीक है। ये हिटलर का स्टेटमेंट है। पांचवी बात, इफ लाई इज प्रोपेगेटेड 100 टाइम्स इट बिकम्स ट्रुथ। हिटलर का स्टेटमेंट है कि यदि असत्य को, झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सत्य बन जाता है। इसीलिए ये लोग मिथ को बड़ा महत्व देते हैं, प्रोपेगेंडा को बड़ा महत्व देते हैं, ठीक है। झूठ बोलते रहो, आदमी की भावनाओं को उकसा करके अपने पक्ष में करते रहो, अब वो कब सही होगा नहीं वो बाद में देखा जाएगा। छठवीं बात, हिटलर इज जर्मनी, जर्मनी इज हिटलर। हिटलर का ये नारा था कि हिटलर ही जर्मनी है, जर्मनी ही हिटलर है, कोई पंगा मत लेना, कोई हिटलर से पंगा लिया मैंने जर्मनी से पंगा लिया है हिटलर से, ठीक है। सातवां एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छा, गन विल मेक अस पावरफुल, बटर विल मेक अस ओनली फैट। अगर गन हमारे पास है तो हम शक्तिशाली बनेंगे, लेकिन अगर हमारे बटर है माने मक्खन है तो हम मोटे हो जाएंगे। तो इनमें से क्या चुनना है, गन को चुनना है। ऐसा ये स्टेटमेंट देते हैं, गोरिंग नामक एक व्यक्ति ये स्टेटमेंट देते हैं। इस प्रकार से ये फासिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। इसमें कुछ और एक आध छोटा सा वीडियो में अगले उसमें बना करके फासिज्म को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।